शिक्षकों को अपने जीवन लक्ष्यों को विकसित करना और उनके भौतिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्यों को समझना क्यों आवश्यक है, उन्हें जानने के क्या तरीके हैं। तो एक शिक्षकों को अपने जीवन लक्ष्यों को विकसित करने और उनके भौतिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्यों को समझना क्यों आवश्यक है तथा इसे जानने का क्या तरीका है, इसे बताना है। किसी भी देश, राज्य या समाज को एक बेहतर कल देने की जिम्मेदारी शिक्षक के कंधों पर होती है। शिक्षक का कार्य काफ़ी जिम्मेदारी भरा होता है, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी उनकी है। शिक्षक को अपने जीवन लक्ष्य के रूप में इन्हीं बातों को याद रखनी चाहिए। विद्यालय को छात्रों के सीखने के उत्कृष्टता केंद्रों में बदलने के सपने को सच करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक को संपूर्ण कार्य जीवन में अपने कौशल और ज्ञान का नवीकरण और अद्यतन करने का निजी दायित्व ले, क्योंकि वही इन सब चीज़ों का केंद्र बिंदु है। व्यक्तिगत विकास आपके कौशलों और ज्ञान को विकसित करने, आकार देने और सुधार करने की जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ताकि विद्यालय की कार्य क्षेत्र में अधिकतम प्रभावकारिता और सकारात्मक आत्म अवधारणा का विकास सुनिश्चित किया जा सके। मानव जीवन के दो स्तर हैं, एक बाह्य दूसरा आंतरिक, एक भौतिक दूसरा आत्मिक। इनमें से जिनकी प्रधानता होती है उसी के अनुसार जीवन का स्वरूप बनता है। भौतिकवादी जीवन भौतिक स्थूल दृष्टिकोण का प्रतिफल है और आध्यात्मिक जीवन मनुष्य की सूक्ष्म विवेक बुद्धि की प्रेरणा पर अवलंबित है। बाहर से देखने में भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर के पोषण एवं निकटवर्ती स्वजनों के प्रति कर्तव्य पालन के लिए गृही विरक्त सभी को जीवन उपयोगी वस्तुओं का उपार्जन एवं संग्रह करना पड़ता है, पर उस अनिवार्य प्रक्रिया से छुटकारा किसी को भी नहीं मिल सकता। एक श्रेणी के व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति भावनाएं रखते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उनके प्राप्ति से दुखी और सुखी होते हैं, अपना लक्ष्य इन भौतिक पदार्थों और परिस्थितियों को ही बनाए रखते हैं। ऐसे लोगों को भौतिकतावादी कहा जाता है। दूसरी श्रेणी के व्यक्ति वह है जो भावना को महत्ता देते हैं, वस्तु को उसका उपकरण मानते हैं, वस्तुओं की निस्सारता, जड़ता और क्षण भंगुरता को समझते हुए केवल उसके सदुपयोग की बात सोचते रहते हैं। विश्व मानव की श्रेय साधना ही उनका लक्ष्य होता है। जीवन की गतिविधियों का और अपनी कार्य पद्धति का निर्माण भी इसी आधार पर करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अध्यात्मवादी कहते हैं। शिक्षकों को अपने जीवन लक्ष्यों को विकसित करने के साथ उनके भौतिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्यों को समझने के साथ साथ उनके जानने के तरीकों को भी समझना जरूरी है। शिक्षक को अपने कार्यों तथा जीवन के उद्देश्यों को समझना क्यों आवश्यक है। शिक्षा एजुकेशन में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का कार्य मात्र कक्षा में शिक्षण कार्य करने पर ही समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि छात्रों को उचित निर्देशन प्रदान करना, विद्यार्थियों की भावनाओं को समझना, विद्यालय में सामाजिक वातावरण का निर्माण करना, विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन करना आदि भी शिक्षक के महत्वपूर्ण कार्य हैं। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शिक्षण का ही होता है। शिक्षक को ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ इस कार्य को करना चाहिए। किसी भी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि कक्षा में जाने से पूर्व विषय वस्तु और अनुदेशन सामग्री को क्रमवार रूप से व्यवस्थित करे। इसके लिए वह निम्न कार्य कर सकते हैं, जैसे संपूर्ण व्यवस्था विश्लेषण, कार्य विश्लेषण, प्रविष्टि व्यवहार का अभिज्ञान, उद्देश्य को सूत्रबद्ध करना, छात्रों की ज़रूरत की पहचान करना, परीक्षण सामग्री निर्माण। शिक्षक विद्यालय का अभिन्न अंग होता है। विद्यालय में समस्त क्रियाओं की व्यवस्था और उनका कुशल संचालन केवल प्रधानाध्यापक का ही कर्तव्य नहीं है, अपितु विद्यालय का अभिन्न अंग होने के कारण विद्यालय के प्रत्येक कार्य, समय सारणी बनाना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना और संचालन करना आदि में प्रधानाध्यापक का पूर्णतः सहभागी होना एवं उनको सफलता के साथ पूरा करने का शिक्षक का दायित्व है। इस प्रकार विद्यालय में विभिन्न प्रकार की व्यवस्था बनाए रखने का शिक्षक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है।
एक शिक्षक का जीवन बहुत सारी चुनौतियों से भरा होता है। शिक्षकों का आचरण समाज और विद्यालय में एक अच्छे व्यक्तित्व वाला होता है। गुरु का स्थान भगवान से भी उच्च होता है। बच्चे अपने गुरु को बहुत मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। बच्चे अपने शिक्षक का अनुसरण करते हैं। अतः शिक्षक को अपनी छवि साफ सुथरी रखनी चाहिए। शिक्षक बच्चों के मार्गदर्शक होते हैं। वास्तव में शिक्षक का प्रोफेशन नहीं, मिशन है। यही वजह है कि एक शिक्षक को अपने जीवन के उद्देश्यों को समझना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को स्वयं के बारे में, अपने सहकर्मियों, विद्यार्थियों, समुदाय आदि की धारणाओं को जानना क्यों आवश्यक है? उन्हें जानने के क्या तरीके हैं? तो एक शिक्षक को जो है उनके स्वयं के बारे में, उसके सहकर्मी, विद्यार्थी, समुदाय आदि की क्या धारणा है, इसको जानना क्यों आवश्यक है तथा इन्हें जानने के क्या तरीके हैं? तो एक शिक्षक को स्वयं के बारे में, अपने सहकर्मियों, विद्यार्थियों, समुदाय आदि की धारणाओं को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इंसान के जीवन में शिक्षक का बहुत महत्व होता है। शिक्षक अर्थात जो जीना सिखा दे, जो यह बताए कि जीवन क्या है और इंसान की उस हजारों सालों की यात्रा के बारे में बताए, जिससे होकर हम जंगल से यहाँ तक आए हैं, पशु से इंसान बने हैं। भाषा, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, गणित या जिन विषयों को हम पढ़ते हैं, क्या उन्हें इस यात्रा में इंसान ने पैदा नहीं किया है? तो शिक्षक वह है जो यह बताए कि आज हम जो हैं उससे बेहतर कैसे बन सकते हैं। शायद इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु या शिक्षक को ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। एक अच्छा शिक्षक आपके जीवन को हर एक दृष्टिकोण से संवार सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आपके गुरु का स्नेह मिले। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने को कितना जानते हैं, आपके साथ काम करने वाले ऐसे कर्मियों की आपके बारे में क्या राय है, विद्यालय में आपकी छवि कैसी है, विद्यार्थीगण आपको कितना पसंद करते हैं, जिस समुदाय में आपका विद्यालय है वहाँ के समुदाय का आपके प्रति कैसा नज़रिया है। एक शिक्षक का यह जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले शिक्षक होने के नाते सच्चाई, ईमानदारी का गुण होना चाहिए। बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा पूरी ईमानदारी के साथ दें। हमेशा अनुशासन प्रिय रहें। बच्चों को भी अनुशासन का पालन कराएं। बच्चों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब बिल्कुल सटीक ढंग से दें, जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। सहकर्मियों से हमेशा मीठे बोल बोलें। आप यह महसूस करेंगे कि आपके मीठे बोल व प्यार से बात करने के तरीकों से आपकी छवि कर्मियों में काफ़ी अच्छी है। ऐसा करने से आपको भी अच्छा लगेगा। शिक्षक समाज को मार्गदर्शन प्रदान करता है, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन देता है और उन्हें शिक्षा का ज्ञात कराता है। उन्हें सही और गलत, सच्चाई और ईमानदारी का ज्ञात कराता है। इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करने से समाज में अच्छा संदेश जाता है। शिक्षक की छवि समाज में सर्वोपरि होती है। इसका एहसास शिक्षक अपने गुण, व्यवहार, बात करने के तरीके, मीठे बोल इत्यादि से करा सकते हैं। वह समाज के लिए धीरे धीरे नज़ीर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरी लिखना क्या है? शिक्षक अपने कार्यों के विश्लेषण के लिए दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी कैसे लिखेंगे एवं उसको स्वयं को समझने के लिए प्रयोग कैसे करेंगे? उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो डायरी लिखना क्या है? शिक्षक अपने कार्यों के विश्लेषण के लिए दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी कैसे लिखेंगे एवं उसको स्वयं की समझने के लिए प्रयोग कैसे करेंगे, इसे बताना है। तो डायरी लिखने की शुरुआत मन की बातों को अभिव्यक्ति देने की ज़रूरत से जन्म ले सकती है। डायरी लिखना रोज के अनुभवों को लिपिबद्ध करने का एक बहाना भी हो सकता है। डायरी लिखते समय हमें भाषा की गलतियों की परवाह किए बिना सीधे सपाट शब्दों में अपनी बात लिखते चलना चाहिए। लिखते समय मन में आने वाले सवालों, उलझनों, भावनाओं, हलचलों को ज्यों का त्यों व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। डायरी में निजता का भाव होता है। यह हमारा वह स्पेस होता है जहां हम खुद का सामना बिना किसी मुखौटे के करते हैं। डायरी लेखन के दौरान हम खुद को अपने ज़्यादा करीबी होने का मौका देते हैं। इसमें भाषा का सवाल भी हो सकता है कि किस भाषा में डायरी लिखें, तो जहां तक संभव हो अपनी मातृभाषा में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी किसी नई भाषा में भी डायरी लिखी जा सकती है।
शिक्षकों को विद्यालय में किए जाने वाले कार्यों के लिए एक सुनियोजित योजना बनानी चाहिए। इन्हीं के अनुसार अपने कार्यों की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षक इन्हीं कार्यों के विश्लेषण के लिए दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी लिखते हैं और खुद को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। इनको उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। वर्ग कक्ष में इतिहास का पाठ शुरू हुआ। पाठ शुरू करने के लिए समय रेखा व मानचित्र का इस्तेमाल किया गया। बच्चों से पहले के पाठों की जानकारी जानने के लिए सवाल पूछे। बच्चे पहले के पाठ के बारे में कुछ भी बता नहीं पा रहे थे। जब उनसे महाजनपद और मौर्य वंश के बारे में पूछा तो वे नहीं बता पाए। यहाँ फिर मैंने सवाल में तब्दीली की और विशिष्ट जानकारी वाले सवाल पूछे, जैसे मौर्य वंश का एक महान शासक कौन था जिसके बारे में आपने किताब में पढ़ा। बच्चे नहीं बता पाए। फिर मैंने और भी संकेत दिए, जैसे उनके ऊपर फिल्म भी बनी है, उनका चक्र हमारे राष्ट्रीय झंडे में लगा है। यह सुनकर दो बच्चे ने जवाब दिया, अशोक। मुझे थोड़ी खुशी हुई। फिर मैंने मौर्य वंश पर थोड़ी बातचीत की ताकि पुरानी पढ़ी जानकारी से संबंध बने। इसके बाद समय रेखा की सहायता ली। इससे बताया कि मौर्य साम्राज्य किस समय था। बच्चों को समय रेखा समझने में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि उन्हें ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में पता नहीं था। मैंने समझाया, फिर भी काफ़ी समस्या हो रही थी। यहाँ घटनाओं का उदाहरण लेना पड़ा, जैसे बुद्ध का जन्म, अशोक का समय। इस तरह के उदाहरण देकर समझाया, तब बच्चों को समझ आने लगा। मुझे रोज़ाना इसके लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा ताकि समय रेखा को लेकर उनकी समझ विकसित हो सके। तो एक रिफ्लेक्टिव डायरी लिखने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग जोड़ सकते हैं, अपने अनुभव लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यशाला में प्रेरणादायक कहानियों, फिल्मों आदि पर चर्चा करने का क्या महत्व है। इससे शिक्षकों की अस्मिता एवं उनके कार्यों पर क्या असर पड़ता है। कार्यशाला में किस तरह की कहानियों और फिल्मों को शामिल करना चाहिए। तो आप अपने ऑफिस में या कार्यालय में प्रेरणादायक कहानियों, फिल्मों आदि पर चर्चा कर सकते हैं। इसके क्या महत्व हैं तथा ये एक शिक्षक की अस्मिता और उनके कार्यों पर क्या असर डाल सकता है, और कार्यशाला में जो है किस तरह की कहानियों और फिल्मों को शामिल करना चाहिए। तो चलिए, साहित्य की सभी विद्याओं में कहानी सबसे पुरानी विद्या है। जनजीवन में यह सबसे अधिक लोकप्रिय है। प्राचीन कालों में कहानियों को कथा, आख्यायिका, गल्प आदि कहा जाता है। आधुनिक काल में कहानी ही अधिक प्रचलित है। साहित्य में यह अब अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। पहले कहानी का उद्देश्य उपदेश देना और मनोरंजन करना माना जाता है। आज इसका लक्ष्य मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। यही कारण है कि प्राचीन कथा से आधुनिक हिंदी कहानी बिल्कुल भिन्न हो गई। उसकी आत्मा बदली है और शैली भी। इस तरह फिल्म मनोरंजन का एक ऐसा साधन है जिसमें कोई कहानी घटित होती है और चलती फिरती छवियों के कारण जिसमें निरंतरता का आभास होता है। समय समय पर शिक्षकों के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए। कार्यशाला के आयोजन से बच्चों का मानसिक व बौद्धिक गतिविधियां काफ़ी विकास होता है। बच्चों की सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। कार्यशाला के आयोजन करने से बच्चों को किसी भी विषय वस्तु को समझने में शिक्षकों को काफ़ी मदद मिलती है। इस प्रकार के आयोजनों से समाज में शिक्षकों की काफ़ी प्रशंसा होती है, जिससे शिक्षकों को भी आगे कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। शिक्षक का हौसला अफजाई होता है। कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों की सृजनात्मकता का विकास, उनकी सोचने की क्षमता का विकास इत्यादि से है। कहानी आज के समय को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। कहानी में वह अंतर्दृष्टि हो जो दूसरों के हृदय में पेट कर उनकी वेदना स्वयं महसूस कर सके। यथार्थ और कल्पना का खूबसूरत मेल कहानी के रूप में निखर कर आता है। इसी तरह फिल्म के कहानी में एक बेहतर स्पष्ट शुरुआत, बीच का भाग और सुनियोजित अंत होना चाहिए। अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बननी चाहिए। जागरूकता प्रोत्साहित करने के उद्देश्य आयोजित फिल्मों को कार्यशाला में शामिल करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी खूबियों को पहचानने के क्या तरीके हैं, उसे प्रदर्शित एवं शिक्षण में प्रयोग किस प्रकार करेंगे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो एक शिक्षक के रूप में आपकी जो खूबियां हैं उसे किस तरीके से पहचानेंगे और उसे प्रदर्शित एवं शिक्षण में किस प्रकार से प्रयोग कर सकेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। तो अपनी खूबियों को पहचानने के लिए पहले अपने बारे में जानना जरूरी है।
यानी स्वयं की समझ होना ज़रूरी है। उसके बाद जब आप अपने आप को जान पाते हैं तब आप अपनी खूबियों को पहचान पाते हैं। हम कामयाब व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण व योग्यता होती है, मगर उससे भी खास बात यह होती है कि वे एक अच्छे सपने देखने वाले होते हैं। उनके जीवन की तमाम इच्छाएं उनके सपनों के साथ जुड़ी होती है। कोई भी चीज़ तब तक नहीं मिल पाती जब तक कि उसके बारे में एक विचार न जन्म ले, जब तक कि किसी के मन में उस चीज़ को लेकर कोई सपने न जन्म ले। सपने भविष्य का आईना होते हैं। हर कामयाब व्यक्ति के मन में अपने जीवन को बेहतर बनाने की कुछ सपने होते हैं, एक बेहतर भविष्य की उम्मीदें होती है। उसके बारे में एक विचार न जन्म ले, जब तक कि किसी के मन में उस चीज़ को लेकर कोई सपने न जन्म ले। सपने भविष्य का आईना होते हैं। हर कामयाब व्यक्ति के मन में अपने जीवन को बेहतर बनाने के कुछ सपने होते हैं, एक बेहतर भविष्य की उम्मीदें होती है। उनके मन में कुछ ना कुछ पहले से आभास होता है और वे उस दिशा में सब कुछ करते हैं। उनकी हिम्मत, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती जाती है। इच्छा शक्ति किसी भी सपने के साकार होने में हौसला बढ़ाने का काम करती है। आपकी इच्छा शक्ति आपको सपने देखने को उकसाती है। फिर जैसे जैसे आपके अंदर सपने विकसित होते जाते हैं तो आपके मन में जीवन और भविष्य की एक बेहतर साफ तस्वीर उभरनी शुरू हो जाती है। फिर आप इस दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं कि किस तरह उन सपनों को साकार किया जाए। इस प्रकार से आप अपनी खूबियों को पहचान पाते हैं। अपनी खूबियों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ बिंदुओं को अपने जीवन में शामिल करना जरूरी है, जैसे लक्ष्य, कोई गोल, और फिर योजना, प्लान, विश्वास, बिलीफ, उसके बाद कर्म, ऑब्जेक्ट। इन्हीं बिंदुओं को हम एक शिक्षक के रूप में शिक्षण में शामिल कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति का इंसान बनना चाहता है, सफल व्यक्तित्व का इंसान बनना चाहता है, तो उनको निम्न बिंदुओं पर अनुसरण करना जरूरी है, तभी वो एक कामयाब इंसान बन पाएगा। विद्यालय में शिक्षक के द्वारा बच्चों का व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। शिक्षालय के पर्यावरण का भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। उसका अपने शिक्षक तथा सहपाठियों से जो सामाजिक संबंध होता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले तो उन्हें प्यार करना चाहिए। शिक्षक जब बच्चों को प्यार करता है, अपना हृदय उन्हें समर्पित करता है, तभी वह उनमें श्रम की खुशी, मित्रता व मानवीयता की भावनाएं भर सकता है। शिक्षक को बाल हृदय तक पहुंचना है। उनकी हित चिंता उसका महत्वपूर्ण कार्यभार है। वह ऐसा वातावरण बनाए, विद्यालय घर बन जाए, जहां भय न सौहार्द हो। केवल तभी वह बच्चों को अपने परिवार, स्कूल और देश से प्रेम करना सिखा सकेगा। उनमें श्रम और ज्ञान पाने की अभिलाषा जगा सकेगा। बाल हृदय तक पहुंचना यही है। शिक्षण का सार है छात्रों और शिक्षकों के मन का मिलन, सद्भावना और विश्वास का वातावरण, परिवार जैसा स्नेह और सौहार्द। बच्चों की प्रकृति प्रदत्त गुणों को मुखारित करना, उनके नैतिक गुणों को पहचानना और संवारना, उन्हें सच्चे, ईमानदार और उच्च आदर्शों के प्रति निष्ठावान नागरिक बनाना शिक्षक का ध्येय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने योगदान का विश्लेषण किस प्रकार करेंगे? शिक्षक अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने योगदान का विश्लेषण किस प्रकार करेंगे? तो एक शिक्षक के जीवन का जो उसका वास्तविक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने की दिशा में वो अपने योगदान का किस प्रकार विश्लेषण कर सकेंगे? तो शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व होता है। किसी भी देश या समाज के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। कहा जाए तो शिक्षक ही समाज का आईना होता है। हिंदू धर्म में शिक्षक के लिए कहा गया है कि आचार्य देवो भव, यानी कि शिक्षक या आचार्य ईश्वर के समान होता है। यह दर्जा एक शिक्षक को उसके द्वारा समाज में दिए गए योगदानों के बदलते स्वरूप के चलते दिया जाता है।
शिक्षक का दर्जा समाज में हमेशा से ही पूजनीय रहा है। कोई उसे गुरु कहता है, कोई शिक्षक कहता है, कोई आचार्य कहता है, तो कोई अध्यापक या टीचर कहता है। ये सभी शब्द एक ऐसे व्यक्ति को चित्रित करते हैं जो सभी को ज्ञान देता है, सिखाता है और जिसका योगदान किसी भी देश या राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करना है। एक शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा ही शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का मूल आधार है। प्राचीन काल से आज पर्यंत शिक्षा की प्रासंगिकता एवं महत्ता का मानव जीवन में विशेष महत्व है। शिक्षकों द्वारा प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम के साथ साथ ही जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है। शिक्षा हमें ज्ञान, विनम्रता, व्यवहार कुशलता और योग्यता प्रदान करती है। शिक्षक को ईश्वर तुल्य माना जाता है। जब शिक्षक अपेक्षाओं के माध्यम से लक्ष्य निर्धारण की बात करते हैं तो दो अहम पहलुओं को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। एक अपेक्षा विद्यार्थियों को स्कूल से होती है, इसी तरह स्कूल की भी कुछ अपेक्षाएं विद्यार्थियों से जुड़ी होती है। हालांकि उनके बीच की कड़ी में शिक्षकों सहित अभिभावकों को माना जाता है, मगर यह भी सच्चाई है कि इन सभी की अपेक्षा एक दूसरे से जुड़ी है, जिसके जरिए सभी अपना लक्ष्य निर्धारण करते हैं। विद्यार्थी जीवन में बच्चों का लक्ष्य स्कूल से अच्छी शिक्षा प्राप्त करना होता है, वहीं स्कूल में शिक्षकों का लक्ष्य बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह एकाग्र हो और व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों में शामिल हो। अनुशासन का भी बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वे अनुशासन को अपने जीवन और नैतिकता को व्यवहार में उतार लेंगे तो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।